मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो क्या किया था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने? तो हमने क्या किया था, आपके जो मेटल्स है उसमें इम्प्योरिटी, मेटल मतलब आपके जो सॉलिड है, कौन सा सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उस सॉलिड में क्या क्या हो सकते हैं डिफेक्ट, वो देखे थे। ठीक है, अभी आज हम उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो आपको पता है कि हर एक सॉलिड आपका जो मेटल है, मेटल क्या है, इलेक्ट्रिक का क्या है, कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का है ना। क्योंकि ये आपको कैसे पता चलता है कि आपका अगर कोई मेटल की चीज है उसके अंदर से करंट पास हो रहा है और अगर आपने उसको छू लिया आपको करंट लगता है, दैट मीन्स क्योंकि हम तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर थे ही, इसलिए तो हमें शॉक लगता है। लेकिन मेटल भी कंडक्टर है, इसीलिए उसमें से हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफर होती है। यानी कि मेटल्स आर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स, मेटल जो है वो। लेकिन इसको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, सारे मेटल्स को या फिर सारे सॉलिड्स को? तो जो हमारे सॉलिड्स है वो उसकी बहुत ही वाइड रेंज है कंडक्टिविटी के रिलेटेड। मतलब कुछ अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, कुछ थोड़े आधे कंडक्टर, आधे नॉन, मतलब कि सेमी कंडक्टर जैसे होते हैं, कुछ बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मतलब कि इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर होते हैं। तो उनके लिए पूरी एक हमारे पास रेंज है जो मेटल्स की, जो हमारी रेंज है, रेंज ऑफ कंडक्टिविटी, वो है 10⁻⁻20 to 10⁻⁶ to 7 ohm inverse meter inverse. This is the unit of conductivity. तो मेटल जो है उनकी कंडक्टिविटी किसके रेंज में होती है? 10⁻⁷ से 10⁻⁻20। ठीक है, तो अभी उसके अकॉर्डिंगली आप उसके 3 टाइप मेटल नहीं हमारे सॉलिड, ओके सॉरी, तो इसके हमारे 3 टाइप होते हैं। पहला जो है वो है कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स। वो कौन से होंगे? तो सॉलिड्स, कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड ranging between 10⁻⁷ to 10⁻⁴ ohm inverse meter inverse are called conductors. Okay, so उसमें भी आपके जो मेटल्स होते हैं ना उनकी सारी तो 10⁻⁷ में ही होती है, इसीलिए सारे सॉलिड्स में सबसे ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी किसकी है? मेटल की। अभी दूसरा देखते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो हमारे जो सेमी कंडक्टर्स है उनकी रेंज होती है 10⁻⁴ to 10⁻⁻6 ohm inverse meter inverse। यानी कि इस रेंज में जो सॉलिड आते हैं वो क्या है? सेमीकंडक्टर्स। अभी उसके बाद आए इंसुलेटर्स यानी कि नॉन कंडक्टर्स। इंसुलेटर क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि जब भी आपके पास कोई सपोज यहाँ पे आपको इतने में इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इतने में इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे? यहाँ बीच में अगर इंसुलेटर रखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पास नहीं होने देगा। तो इसीलिए इनको इंसुलेटर
तरह से कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल, किस तरह से कंडक्शन होगा? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी यानी और कुछ नहीं, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का या फिर आपके आयन का फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, यानी उसी को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मूव होना। तो कंडक्टिव जो कंडक्शन है वो एक्चुअली होता क्या है? इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मतलब कि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स या तो आयंस जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स किसमें आएंगे? आपको पता है कि आपके जो मेटल्स होते हैं उसमें क्या होता है? प्रोटॉन एज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एज नेगेटिव। लेकिन आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हम किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? आयनिक सॉलिड को, है ना? बताया था मैंने जब हम जो आपके सारे सॉलिड है उनके जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे तब मैंने बताया था आपको कि आपके किसको इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों बोलते हैं? आयनिक सॉलिड को। ओके, तो आयनिक सॉलिड में क्या होगा? एक आपका एनायन होगा और एक क्या होगा? केटायन। तो इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए मेटल्स में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइल इन इलेक्ट्रोलाइट्स इन आयनिक सॉलिड किसका फ्लो होगा? सॉरी, केटायंस नहीं, हमारे एनायंस का। ओके, सो अभी ये सिर्फ मैंने आपको याद कराने के लिए कहा था। सो मेटालिक सॉलिड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो वो मूव करते हैं और आयनिक सॉलिड यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस मूव करते हैं ना। मेटल्स जो है वो मैंने सबसे पहले बताया कि 10⁷ जो रेंज है सबसे हाईएस्ट वो मेटल की होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा अच्छे कंडक्टर जो है वो मेटल है। इसका मतलब क्या होगा कि मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में तो कंडक्टर है ही, लेकिन वो उसके मोल्टेन मतलब कि पिघली हुए जो स्टेट होता है उसमें भी मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स है। इसका रीजन क्या है कंडक्टिविटी का? तो आपका मेटल जो होता है उसका एटम, उसके एटम में क्या होगा? सपोज आप सोडियम ले लो, सोडियम मेटल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपका क्या है? न्यूक्लियस। ओके, फिर ये ऑर्बिट्स, सोडियम में कितनी ऑर्बिट फील होती है? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 यहाँ पे आते हैं, 8 यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका मतलब ये जो है आपको पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो क्या होता है? हमारे पास ऑर्बिट। अब ये दोनों ऑर्बिट क्या है? कंप्लीट ऑर्बिट, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं बाहर, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा है ये कैसा है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूरा यहाँ पे मूव कर रहा होगा, ठीक है? ऐसे ही सोडियम में ये तो एक एटम है, ऐसे सोडियम के बहुत से एटम होंगे। किसमें? सोडियम के मेटल के कोई भी आप टुकड़ा ले लो उसके अंदर, तो ये सारे जो कौन सा इलेक्ट्रॉन मूविंग मतलब कि जो अनऑक्युपाइड है यानी कि डीलोकलाइज्ड मतलब क्या होता है कि वो जो है वो घूमते रहते हैं, उनकी कोई लोकेशन फिक्स नहीं होती है। तो ये जो पूरी फील्ड नहीं होती ऑर्बिट, उसके इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? डीलोकलाइज्ड। तो ये इसका डीलोकलाइज्ड वैसे बहुत सारे के मिलके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? बैंड बनाते हैं। बैंड मतलब कि आप अगर ये इसकी ऑर्बिट सबके से बाजू में आएगी, सबके पास इलेक्ट्रॉन एक होगा, तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? एक पूरा आगे बैंड बना रहे हैं अपना। तो वो जो बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, ठीक है? ये इसमें इलेक्ट्रॉन भरे ऑर्बिट सारी है, जितने एटम्स है उतनी ऑर्बिट है और वहां पे हर एक इलेक्ट्रॉन एक है, तो इसको हम बोलेंगे फील्ड बैंड और वैलेंस बैंड ऑफ मेटल। बैंड किससे बना हुआ? ये ध्यान रखना, ये बैंड का मतलब क्या है कि बहुत सारे एटम की ऑर्बिट्स जो है
अनऑक्यूपाइड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो आपके जो कंडक्टर्स होते हैं, मेटल जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि या तो ये फील्ड बैंड यानी कि वैलेंस बैंड और आपका कंडक्शन बैंड है, वो एक दूसरे के उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, यही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ इजीली जा सकते हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है। कई बार क्या होता है, आपके ये जो बैंड है ना, वो ओवरलैप करते हैं दूसरे को, मतलब ये आपका पूरा क्या है, कंडक्शन, सॉरी वैलेंस बैंड, ये क्या है, कंडक्शन बैंड, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप, तो यहाँ पर और आसानी हो जाएगी, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं बिना कोई गर्मी के, बिना कोई बाहर के इफेक्ट के, अपनी मर्जी से, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी हाई है। अभी हम देखें ये कौन है, मेटल्स। ठीक है, अभी हम देखें तो सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, ये इंसुलेटर्स पहले देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा मुझे आपको समझाना है। इंसुलेटर में क्या होगा कि आपके जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, उन दोनों के बीच में इतना गैप होगा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन जा, उसको ये गैप उसको कम ना, मतलब यहाँ से यहाँ जंप करके यहाँ पे पहुंचना इलेक्ट्रॉन के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, उतना गैप होगा, इसलिए उस गैप को हम क्या बोलते हैं, फोरबिडन गैप। फोरबिडन क्यों, फोरबिडन मतलब मनाही। अगर मैंने बोला कि स्टूडेंट्स आर फोरबिडन इन द प्रिंसिपल रूम और स्टाफ रूम, तो मतलब क्या होगा कि आपका वहां पे बिना परमिशन के जाना मना है, तो मतलब कि फोरबिडन मतलब रोका हुआ। तो उसमें क्या होगा, इंसुलेटर में दिस इज योर वैलेंस बैंड, जहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, और इलेक्ट्रॉन से सारे भरे हुए ऑर्बिट में, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो बीच का गैप है, ये पूरा फोरबिडन एनर्जी गैप है। मतलब कि इसके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन के पास कि यहाँ से जंप करके यहाँ पे जा पाए, इसीलिए जो इंसुलेटर होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाते हैं। ओके, अभी देखते हैं हम सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, तो सेमीकंडक्टर्स में ना, सेमीकंडक्टर में जो गैप है वो इंसुलेटर से कम होगा, लेकिन वैलेंस बॉन्ड की तरह टच होता हुआ या ओवरलैपिंग नहीं होगा, यानी इन दोनों के बीच में ये थोड़ा सा गैप होगा। ठीक है, ये क्या है आपके, ये आपका कौन सा है, वैलेंस बैंड, और ये कौन सा है, कंडक्शन बैंड। तो आप जब सेमीकंडक्टर्स की बात करें, तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, ये गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, कुछ इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, वो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, सारे नहीं, इसीलिए ये सेमीकंडक्टर्स है, क्योंकि इसकी तरह सारे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, लेकिन इसमें जैसे जैसे आप इसको हीट देते जाओगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, गर्मी दोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी और इसीलिए वो ये गैप जो है वो कवर कर पाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे जो सेमीकंडक्टर से वो किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, कंडक्टर्स में। ओके, तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, नेचुरली उसमें क्या होता है, गैप थोड़ा कम होता है किससे, इंसुलेटर से, लेकिन वैलेंस बैंड की तरह ओवरलैपिंग या एक दूसरे से टच होते हुए नहीं होते, इसलिए कुछ ही इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, लेकिन जब आप बाहर से एनर्जी देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके उसकी एनर्जी बढ़ती है, एक्साइटेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जंप कर पाते हैं, तो उसके बाद वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी ये तो हमारा हुआ, ये जो टेम्परेचर से जो मूवमेंट है ना, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर्स। अभी अगर आपको सेमीकंडक्टर को परमानेंटली कंडक्टर बनाना है, अच्छा ये इसमें आपने क्या किया कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, ओके। तो और दूसरा कंडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो इसकी, तो कई बार आप क्या कर सकते हो कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो मेटल में आप क्या करोगे, जो आपके अच्छे जो कंडक्टर्स है वो मेटल की इम्प्योरिटी ऐड करोगे, तो वो इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी जो है क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इस तरह से इम्प्योरिटी ऐड करके कंडक्टिविटी बढ़ाने को हम क्या कहते हैं, डोपिंग। सी डेफिनेशन समझ लो। डेफिनेशन हमारे पास है डोपिंग। तो आप क्या करते हो, ये हम बात करें अभी सेमीकंडक्टर्स की, ओके। तो डोपिंग में क्या होगा कि एडिंग अप मेटल इम्प्योरिटीज in semiconductors to increase their conductivity is called doping. Then doping पता चल गया। अभी डोपिंग आप दो तरह से कर सकते हो, एक पहला होता है उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट। डिफेक्ट क्यों, क्योंकि आप डोपिंग करते हो तो आपको याद है इम्प्योरिटी डिफेक्ट मैंने पढ़ाया था कल। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या था कि आपका जो सॉलिड होता है उसमें कोई एक दूसरा एटम होगा वो मिक्स हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये एक्चुअली आप इसमें ऐड क्या कर रहे हो, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो पहला होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा आपके पास है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मेटल की कमी। एक होगा मेटल ज्यादा होना, एक होगा मेटल की कमी। इसको आप एक्चुअली बोलोगे एन टाइप और इसको आप बोलोगे पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप क्यों, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ, ठीक है। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मेटल एक्सेस की। तो इसमें आप क्या करोगे, अच्छा सेमीकंडक्टर्स जो है उसके मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिए। सेमीकंडक्टर्स आपके 14 ग्रुप, आपने आपका एलिमेंट्स का पूरा एलिमेंट्स देखे हैं ना, ग्रुप में एलिमेंट्स को क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। ग्रुप 1 2 ग्रुप 18, टोटल कितने ग्रुप है एलिमेंट्स के, 18 ग्रुप। उसमें आपके 14th ग्रुप के जो सारे एलिमेंट है वो कैसे है, सेमीकंडक्टर्स। 14th ग्रुप में कौन आएंगे, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो सॉरी सिलिकॉन है, फिर हमारा ओके जर्मेनियम है। तो आप क्या करोगे, हमारे जो मेटल्स है 14 नंबर के ग्रुप के, उसमें आप क्या ऐड करोगे, दूसरे किसी ग्रुप के मेटल्स। जैसे कि सपोज 14 नंबर का हमारा एलिमेंट सिलिकॉन है। अभी मेटल एक्सेस मतलब कि इससे एक आगे के ग्रुप का मेटल, वो कौन सा होगा हमारा 14 ग्रुप, ये है 14 ग्रुप। तो आप 15th ग्रुप देखो, तो उसमें कौन सा एलिमेंट है, जैसे सपोज फॉस्फोरस और आर्सेनियम, इन दोनों में से कोई एक एटम आप ले रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, इसका जो सपोज सी, ये आपका पूरा मेटल है, इसका सिलिकॉन का।
तो कितने उसके पास वैलेंसी होगी, तो 10 तक तो क्या हो गया, 2 ऑर्बिट फिल हो गई। अभी थर्ड ऑर्बिट में उसके पास कितने बचे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे दूसरा सिलिकॉन होगा, वो क्या करेगा, इसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के ले लेगा, या नीचे इसका इसका इसका, वापस यहाँ पे सिलिकॉन, तो इसका यहाँ नीचे सिलिकॉन होगा, तो यहाँ पे अपना देगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो हर एक सिलिकॉन अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड विद अनदर सिलिकॉन। तो इसमें क्या होगा, सपोज आपने बीच में आर्सेनियम रख दिया, अभी आर्सेनियम मतलब 15 नंबर का ग्रुप, तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। तो उसका जो 4, देखो एक यहाँ पे दिया, एक इसके साथ दिया आर्सेनियम ने, एक नीचे दिया, एक नीचे दिया, 4 दे दिया, अभी एक बचा, तो वो यहाँ पे कहीं पे डीलोकलाइज है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी के भी साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, बॉन्ड नहीं बनाता है, तो मूवमेंट के लिए वो फ्री रहता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन यानी कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये डीलोकलाइज्ड है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। कैसे, ये पूरे मूव करेगा, ये तो एक आर्सेनियम दे दिया है, इधर आप जितना आर्सेनियम इसमें ऐड करोगे थोड़े, उतना क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइज वो बढ़ेंगे, तो वो मूव करेंगे, इसलिए क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट करने की जो इसकी कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे। तो इसमें एक्चुअली आप देख रहे हो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट है, तो ये एन टाइप में क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स मूव टू जनरेट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर सिंपल है कि इसमें मूवमेंट किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, सबकी ऑर्बिट्स में, मतलब वो यहाँ से यहाँ से वहां में से मूव करता है। अभी दूसरा जो है वो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सेकेंड हमारा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डिफेक्ट। अभी इसमें क्या होगा, इसमें हमने 15 ग्रुप लिया था, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में हम क्या करेंगे, सॉरी हाँ मेटल डेफिशिएंट, उसमें आप क्या करोगे, 13 नंबर का ग्रुप लोगे, 1 नंबर उससे पीछे। तो सपोज आपके पास, देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, सिलिकॉन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसका एक यहाँ पे, इसका एक इसके पास, इसका एक यहाँ, इसका एक यहाँ, हर जगह पे वो क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अभी 13 नंबर के ग्रुप में कौन से आता है, सपोज एल्यूमिनियम है या बोरॉन है, तो मैंने एल्यूमिनियम या बोरॉन यहाँ पे रख दिया, चलो ठीक है, तो बोरॉन मैंने यहाँ पे रखा, तो उसके पास तो 3 ही वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 13 मतलब 2 8 10 फ्री हो गए, उसके बाद बचा 3, तो सिर्फ 3 उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाएंगे, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक यहाँ नीचे वाले के साथ, तो यहाँ पे उसका जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था वो नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये एक्चुअली यहाँ पे क्या बन गया, होल, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी जगह पे क्या बन गया, पॉजिटिव होल, इसको आप बोलोगे पॉजिटिव होल, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है इस सिलिकॉन का, वो इस होल में मूव होगा, तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, यहाँ
यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे होल बन जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे क्या बन गया, होल बन गया। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई किस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ, लेकिन इसमें हम बोलेंगे क्या कि पॉजिटिव होल की मूवमेंट हुई यहाँ से यहाँ। समझ में आया। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये चौक रखा था, यहाँ पे खाली जगह थी, तो मैंने चौक को उठा के यहाँ रखा, यहाँ खाली जगह हो गई। लेकिन इसमें आपको कंसीडर कैसे करना है कि खाली जगह जो यहाँ थी इसको उठा के आपने यहाँ रख दी। समझ में आया। इसका मतलब कि हमारा जो पी टाइप होता है उसमें किसका मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल। इसमें नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं, इसलिए नेगेटिव का एन टाइप। इसमें पॉजिटिव होल मूव करते हैं, इसलिए पॉजिटिव का पी टाइप। तो एन टाइप और पी टाइप के आपको इम्प्योरिटी समझ में आ गई कि आप एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड करके कैसे कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, पी टाइप करके कैसे। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा ना, उसमें हमारे लिए एन टाइप और पी टाइप के जो है सेमीकंडक्टर्स है उसकी कुछ एप्लीकेशन देखेंगे कि ये इसके अंदर इम्प्योरिटी डालने से, कंडक्टिविटी बढ़ने से उसका हम क्या यूज कर पाते हैं, और उसकी मेटल्स की हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। लेकिन जनरली इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, ये सब अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ये एन टाइप और पी टाइप में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पे ज्यादा है ये समझना, यहाँ पे होल कैसे मूव हुआ ये अच्छे से समझना। ठीक है, चलो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में।